अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, मामला यह है कि जहां नाअहलियों का मामला चल रहा है वो सिलसिला जारी व सारी है, वहीं डीसीट होने का मामला भी है। यहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कुछ वक्ती रिलीफ पीटीआई को मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। आज कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि अपोजिशन लीडर्स, ना ही कौमी असम्बली में ना ही सेनेट के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी तैनाती नहीं होगी, उनकी तैनाती रोक दी गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट इस फैसले के बाद रुक जाएंगे? क्या पार्लिमान को कोई इस्तिस्ना हासिल है और क्या वो इस फैसले को मानेंगे या नहीं मानेंगे? इस पर हमने बात करनी है। साथ ही 27वीं तरमीम के हवाले से बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज उसके बारे में बात की। उन्होंने कहा हुकूमत ने अभी तक हमसे कोई जिक्र नहीं किया है 27वीं तरमीम के बारे में, यानी कि अभी तक जो बातें हो रही हैं उनके मुताबिक वो क्यास आराइयाँ ही हैं। लेकिन हमारे पास खबर यह है कि हुकूमत जो अदलिया के हवाले से कुछ बड़े फैसले कर सकती है वो 27वीं तरमीम का हिस्सा होंगे। वो क्या फैसले हैं, इस पर भी हमने बात करनी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये वाज़े किया है कि 14 अगस्त को उनकी जानिब से एहतजाज नहीं किया जाएगा बल्कि जश्न का समा होगा। वो आज़ादी का जश्न मना रहे होंगे। तो ये नई हिकमत अमली क्या है? क्योंकि आप जश्न से तो किसी को नहीं रोक सकते हैं, तो क्या जश्न की बात की जाएगी, एहतजाज की बात नहीं की जाएगी? तो जब जश्न से रोक नहीं सकते हैं तो वो जश्न अगर एहतजाज की सूरत इख्तियार कर जाता है तो ये क्या ऐसी हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो सकती है? असद कैसर साहब ने इस हवाले से क्या कहा कि हम एहतजाज करेंगे या जश्न मनाएंगे, वो बनाते हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से हमारा प्रोग्राम है। एक बात हम बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं, हम पाकिस्तानी, ये मुल्क हमारा, हम इस मुल्क के सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। पाकिस्तान के साथ जो हमारी वफादारी है और पाकिस्तान से जो हमारा मोहब्बत है वो सबसे ज्यादा है। वो किसी से टकी छुपी नहीं है, हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हम जश्न आज़ादी मनाएंगे, इस अहद के साथ मनाएंगे कि इस पाकिस्तान को हम कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। इस पे हम इमरान खान के साथ इजहारी यकजहती करेंगे। जी राना साहब, जश्न आज़ादी मनाने से तो किसी को नहीं रोका जा सकता। अब ये जो जश्न मनाने की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि एहतजाज नहीं होगा, ये नई हिकमत अमली है, आपके पास क्या खबर है, क्या किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बिल्कुल हिकमत अमली तब्दील हुई है जी, और हिकमत अमली तब्दील करना ही बेहतर था। एक तो कुछ लोग इस पे कह रहे थे कि जिस तरह आपने भी कल कहा था कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 13 तारीख को कर लें, 15 को कर लें, तो हमने कहा था कि ये उनके साथ बात करके उनको टाइम दे दें कि आप फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह जलसा कर लें, हम आपको नहीं रोकेंगे। ना उन्होंने इजाज़त देनी सी, हाँ जी, तो ना कोई होना सी, ऐसे ही। अब आपने देखा कि 5 अगस्त के जलसे एहतजाज के वक्त में कराची से कुछ वकला ने एक शख्स को पकड़ने की कोशिश की जी, जिसने मुंह पे झंडा पीटीआई का पहना हुआ था जी, और वो भाग कर एक सरकारी इदारे के अंदर दाखिल हो गया जी। याद देखा था ना आपने? हाँ जी, वो वीडियो चल रही है, काफ़ी वायरल है। इनको इतलाब ये थी कि 14 अगस्त को कुछ शर्पसंद अनासर शामिल हो सकते हैं और होकर वो खुदा न खास्ता कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं, कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं, वो मैं नहीं बयान करना चाहता, कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है कि जिससे पाकिस्तान के जश्न आज़ादी का सिस्टम भी ख़राब हो और पाकिस्तान की अज़मत जो है ना और झंडे की अज़मत को नुकसान पहुँचे। आप मेरा इशारा समझ और इंडिया को या किसी और मुल्क को इसमें मिले, ठीक है, मौका मिले पाकिस्तान की मुखालिफ क़ुव्वतों को। ये इनके पास इंफॉर्मेशन पहुँच चुकी थी, जिसके बाद इन्होंने फ़ैसला किया कि हम भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मनाएंगे, ठीक है। और हम जब बात ही हकीकी पाकिस्तान की करते हैं, हकीकी आज़ादी की करते हैं, तो हकीकी आज़ादी तो 14 अगस्त को मिली थी ना जी। उस वक्त मिली थी जब हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अस्मतें लुटी, बच्चों की गर्दनें कटी, सारा कुछ हुआ, फिर जाके ये आज़ादी मिली जी। तो हकीकी आज़ादी का जब नारा उनका है तो फिर वो हकीकी आज़ादी मनाएंगे। अच्छा, साथ अपने कायद का जिक्र करना, उसकी आज़ादी की बात करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। पाकिस्तान का परचम थामे होंगे, पाकिस्तान का परचम लेकर निकलेंगे, आपको उनकी तकरीबात नजर आएंगी, ये सारा कुछ होगा। अब अगर उस दौरान भी उन्हें रोका जाता है या उस दौरान भी उन पर पाबंदी लगती है तो फिर एक सवालिया निशान होगा कि फिर आप इनको जमहूरियत एक तो कहते किसको है, फिर आप जश्न आज़ादी क्या मनाने के लिए सिर्फ
आपने कोई एक या दो सियासी जमातें रखी हुई हैं, ठीक है, या बाकी भी जो है जो सियासी जमातें उनको नहीं इख्तियार दे रहे। आपने वो तमाम लोग गिरफ्तार कर लिए जिन पे मुकदमात थे जी, आपने उन लोगों को सजा दे दी जिन पर थे, जी। लेकिन जिन पर मुकदमात नहीं है, जो बाहर हैं, उन्हें आज़ादी तो मनाने दें ना। बिल्कुल उनकी ठीक है। आज़ादी पर आप रुकावट पैदा मत करें। दूसरी बात है, एक बड़ी क्लियर सी चीज़ है, खौफ किस बात का है? एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि तहरीक इंसाफ के पास पार्टी को मकबूलियत नहीं है, जी। तहरीक स्टेट पावर इंसाफ नहीं के है। पास स्टेट पावर नहीं जी। है। तो यार इमरान खान की मुलाकात की इजाज़त जो है वो किसी मोहम्मद बूटे ने नहीं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी हुई है। जी। उनकी हदायत के मुताबिक वो लिस्ट जाती है, जी। तो क्यों रोक लिया जाता है? मुझे बताइए ना, क्यों रोक लिया जाता है? क्यों नहीं मुलाकात करने दी जाती? अब जब हम आइन की बालादस्ती की, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, तो क्या वो सारी चीज़ें बाकी सियासी जमातों या बाकी सरकारी अदारों, पुलिस पर, जेल नजात पर लागू नहीं होती? क्या उस पर किसी को कोई, उस पर कोई कतगन है? जब हमने मुल्क में इमरान खान के केस लगे हुए जेल में है, क्या चले मुझे बता दें पाकिस्तान की तारीख का, मुझे ये कोई एक शख्स निकाल के बता दें कि जिस शख्स को जेल में मुलाकातों पर जिसके पाबंदी लगी हो। जुबैर महमूद कहते हैं कि जब मियाँ साहब अंदर थे तो पूरा मेला लगा होता था। जुबैर उमर जी जी, ये बात कहते हैं। जी जी, जेल का रिकॉर्ड ये बात कहते हैं। बहुत से और भी लीडर जो गिरफ्तार होते थे तो वो बाकायदा उनके हर चीज़ उनको मिलती थी, सहूलत मिलती थी ना। अब भी मैं ये नहीं कह रहा कि उस किसी शख्स को जो है वो आप बड़ी ऐसी जगह पे रख लें कि जिसकी हद ही कोई ना हो, ठीक है, लेकिन एक बात जहन नशीन कर लें, जी, एक बात को जहन के अंदर रख लें और इस बात को जहन में बल्कि बसा लें, तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मनाएगी और भरपूर तरीके से बताएगी कि हम हैं, लेकिन कोई एहतजाज नहीं होगा, ठीक है, कोई टायर नहीं जलेगा, कोई ऐसी नारेबाजी नहीं होगी जिससे पाकिस्तान की असमत पे या पाकिस्तान की असमत पे ठीक है, कोई चीज़ हो, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल ठीक है। साकिब साहब, ये जो हिकमत अमली है, आप क्या कहेंगे इस हिकमत अमली के बारे में? तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन ये हिकमत अमली खासी मैच्योर नज़र आती है कि एहतजाज नहीं किया जाएगा, जश्न मनाया जाएगा। एक जानिब वो ये भी साबित कर सकते हैं कि हमारे इतने लोग हैं और हमारे इतने लोग जश्न मनाने के लिए बाहर निकले हैं। तो आपको ये हिकमत अमली कैसी लगी? हिकमत अमली तो बज़ाहिर तो अच्छी है कि आप जश्न आज़ादी का जो दिन है, ठीक है, उसमें अपनी बात करें, लेकिन एग्जैक्टली इस रोज़ बाकी एक्टिविटीज़ मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। हिकमत अमली तो ठीक है, क्रिटिसिज्म भी हो रहा था, लेकिन कुछ हक़ाइक़ पे आते हैं। ये बात PTI की जो लीडरशिप है, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने भी ये कहा था कि 14 अगस्त को हम करेंगे, फिर आज से तकरीबन 8 रोज़ पहले ये 5 अगस्त के बाद 6 अगस्त को इमरान खान साहब ने जेल में ये कहा था कि अब 14 अगस्त को हमारे जो वर्कर्स हैं वो बाहर निकलेंगे, वो एहतजाज करेंगे या तहरीक चलाएंगे। अब सूरत हाल ये बनी है कि आज ये इम्कान था कि इस हवाले से जो पॉलिसी में कुछ तब्दीली की है PTI ने, उससे मुतल्लिक इमरान खान साहब की कोई डायरेक्शन कोई या उसमें तब्दीली के हवाले से उनको आगाह करना हो तो कुछ होगा। लेकिन ख़बर ये है कि आज मंगल का दिन था, इमरान खान साहब की फैमिली के 1-2 लोग या उनके 1-2 वकला की मुलाकात पहले होती रही है। पिछले 4-5 मंथ में जुमरात की मुलाकात तो बिल्कुल भी नहीं हुई, मंगल को भी सिलेक्टिव 2-3 लोगों की मुलाकात होती रही है। आज पहला दिन है मंगल का कि जब मुलाकात एक बंदे की भी नहीं हुई। तो वो जो एक लाइन थी वो कटी है अडियाला जेल से। अब PTI की बाहर बैठी लीडरशिप ही जो भी फैसला करेगी, जो उन्होंने किया है कि जश्न आज़ादी को जश्न आज़ादी की तरह ही मनाएंगे, और वो हो सकता है इस हवाले से कोई फर्दर एहतजाज तो नहीं, लेकिन आइंदा कोई लाहे अमल दें या कोई तारीख दें तो वो अलग बात है। बाकी एक और इंटरेस्टिंग एक मुकालमा हुआ आज बैरिस्टर जो अली ज़फ़र हैं उनका और आज़म नज़ीर तारड़ साहब का।
तो वहाँ पे उन्होंने कुछ सवालात उठाए, ख़ास तौर पर जो हम भी बात करते रहे हैं कि अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली, सेनेट, पंजाब, 3 असम्बलीज़ के जो अपोजिशन लीडर हैं उनको यक जुम्बश कलम ही आप कह सकते हैं कि उनको सजाएं हुई और वो नाअहल हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये जो रवायत डाली जा रही है कि ये रवायत अच्छी नहीं है, आज अगर हम भुगत रहे हैं तो कल आप भी भुगत सकते हैं, ये अली जफर साहब ने कहा। तो वहाँ पे आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि आपका और अदालतों का मामला है, हमारा इस मामले में कोई लेना देना नहीं। को बातचीत करनी है तो हम आए, बैठते हैं, बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात के बातचीत से हल भी निकलते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपका मामला 9 मई में, क्योंकि आपने जो कुछ किया उसका खुमियाजा आप भुगत रहे हैं और अदालतों ने यह फैसला करना है कि आपकी सजाएं ख़त्म होनी है या सजाएं ख़त्म नहीं होनी। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक फैक्ट जो है वो आज सामने आया है। राना साहब, कुछ बातें हो रही हैं कि कुछ बड़ी शख्सियात भी ख़तरे में हैं सियासी पार्टियों के अंदर, कि सियासी पार्टियों के अंदर कुछ मेन लोग हैं जो मेन लोग शायद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हैं, शायद वो बैकफुट पे जा सकते हैं या साइड पर हो सकते हैं। इस हवाले से बताइएगा, नून लीग के अंदर भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। 2-3 चीज़ें ना मैं पहले सोच रहा था कि मैं फुटेज दूँ और यहाँ पे चल जाएँ, लेकिन चूँकि आज मैं कह रहा हूँ कि 1-2 दिन बाद जश्न आज़ादी है, वो ख़त्म हो जाए, जश्न आज़ादी का जश्न लोग मना लें, तो उसके बाद आप देखेंगे एक जश्न किसी और तरह का भी मनाया जाएगा। अच्छा, मैं आपको 15 अगस्त के बाद, ये भी मेरा फ़िक्रा नोट कर लीजिएगा कि 15 अगस्त के बाद देखिएगा फिर आज़ादी किसके पास होती है और किसके पास आज़ादी ख़त्म होती है। ठीक है, ये पाकिस्तान की नहीं मैं कह रहा, ये फिरने चलने की ना, ये जो आज़ाद फिर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, काफ़ी लोग शिकंजे में आएंगे और ये बहुत सी शख्सियात जो है वो बेनकाब होंगी। जहाँ तक आपने मुस्लिम लीग नून का कहा है, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़े पैमाने पर, छोटे नहीं बड़े पैमाने पर अब ये गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, और बड़े सीनियर लोग ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमें अब कुछ चीज़ों को तब्दील करना होगा। देखिए, इस तो आप जितना मर्जी कह लें, जितना मर्जी आप कह लें कि जनाब आप जब इक़्तिदार में होते हैं ना, तो आप ये लफ्ज़ कभी नहीं कहते कि जनाब हमारा इक़्तिदार जो है वो ख़त्म या इक़्तिदार ख़तरे में है। सुबह आप तकरीर करते हैं, शाम को हुकूमत उतरती है, हमने देखी है। बिल्कुल, बल्कि हमने 3-3 घंटे बाद हुकूमत देखी है। आपने नया आर्मी चीफ रखा है, आपने तकरीरें तैयार की हैं, आपने बैजेस लगा दिए, आपने सब कुछ कर दिया है, नोटिफिकेशन कर दिया और उसके बाद आपका नोटिफिकेशन हो गया। चल भाई, तो ये सारा कुछ होते देखा है, ये सियासत में ये होता है और हमने इसी पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ होते देखा है। बेहतरीन साथी जो होते हैं वो बदतरीन दुश्मन बनते देखे। ठीक है, ये सारा कुछ होता है, हो रहा है। मैं आपको ये खबर दे दूं, बड़ी मजेदार खबर है ये, और इस खबर की तस्दीक बहुत जल्द इस्लामाबाद से होगी और जब ये तस्दीक होगी तो फिर हम क्रेडिट इसका हमारा प्रोग्राम जरूर लेगा। 3 शख्सियात हुकूमती जमातों की एक बड़ी अहम मीटिंग कर रही थी। ठीक है, तो एक शख्सियत को फ़ोन आता है, उसमें किसी जगह उसका टाइम था, फ़ोन आता है कहीं से, अच्छा, कि आपने इतने बजे पहुंचना है जी। तो वो कहते हैं मैं बड़े दूर फासले पे बैठा हूँ, मुझे पहुंचते पहुंचते आधा घंटा हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने कहा वो आप जिस जगह बैठे हैं ना, आप में ही एक बंदा हमारा बैठा है और आप जो प्लानिंग कर रहे हैं उस पर अमल नहीं हो सकना। अच्छा, तो वो 3 शख्सियात गई पकड़ी। अच्छा, पकड़ी का मतलब उन 3 शख्सियात को बुला लिया गया किसी जगह, ठीक है, और उनसे फिर सारी तफसीलात पूछी गई। सही है। बात यह है कि वो प्लानिंग हो रही थी कि किसी सूरत में भी, मैं आपको खबर दे देता हूँ, किसी सूरत में भी, ये जो बिलावल साहब ने आज बात की है ना जी, ये बात अगर नहीं है 27वीं आईनी तरमीम जी, तो बात करने की क्या जरूरत है जी? सवाल हो रहे हैं ना उनसे बहुत ज्यादा। सवाल तो उसी वक्त होते हैं जब कुछ बात होती है, उसके बगैर सवाल नहीं होते। जब मौलाना साहब 27वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे थे, बिल्कुल, तो क्या ये वो बिलावल साहब ने नहीं सुनी होगी? जी जी। बाकी का अब प्लानिंग यही हो रही थी कि मैं आपको खबर दे देता हूँ, 27वीं आईनी तरमीम से पहले आपको इक़्तिदार में मौजूद 2 सियासी जमातों के अंदर से ये नजर आएगा शोर मचता हुआ कि हम हर सूरत में इस्तीफे दे देंगे, ये बात इस पे अमल नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये बात होना शुरू हो जाएगी। इस बात पे आपको अच्छा खासा ये चीज नजर आएगी। तो ये सारी चीजें होगी, लेकिन क्रेडिट में कुछ नहीं है इनके, ये 0/0 क्रेडिट। मैं फिर कह रहा हूँ, क्रेडिट अगर इस वक्त किसी को जा रहा है
तो वो ठीक है। पाकिस्तान की फौज को जा रहा है, जी फील्ड मार्शल जो फील्ड है मार्शल को जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया में जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, इनके पल्ले क्या है मुझे बता देना। बिल्कुल कोई एक चीज जो कर सके हो, कोई एक चीज। आप कह रहे हैं कासिम वज़ीर तारड़ साहब, बिल्कुल ये 3 दिन से शोर मचा हुआ है। इरफान सिद्दीकी साहब आज कहते हैं तहरीक इंसाफ है तो मुज़ाकरत नाम की चीज ही कोई नहीं। वो एक आपसे बात करते हैं कि यार आप मुज़ाकरत की टेबल पे बैठने के लिए तैयार है, हमें अडयाला जेल में मुलाकात करा दो। बिल्कुल ठीक है, इसका इख्तियार भी उनके पास है या नहीं है जो मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं दूसरी ये हुकूमत के जो सियासतदान हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। जो बिलावल साहब ने आज बात की है कि 27वीं तरमीम के हवाले से हुकूमत ने अभी तक हमसे कोई मशवरा नहीं किया, कोई बातचीत इस हवाले से नहीं की गई है। दूसरी जानिब जो हुकूमत एक अहम मीटिंग की है, हुकूमत ने मरी में जो मीटिंग हुई है और मियां नवाज शरीफ उस मीटिंग की सरबराही कर रहे थे और तमाम सीनियर लोग वहाँ पर मौजूद थे। तीसरा मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी तक कोई हमें ऐसा मामला नज़र नहीं आ रहा कि आसानी पैदा हो रही है, और हुकूमत के ऊपर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि हुकूमत में क्या मसाइल हैं कि अब वो मीटिंग्स हो गई, मियां नवाज शरीफ भी एक्टिव होते हुए सियासी तौर पर भी नज़र आ रहे हैं। तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। दुरानी साहब अभी जो मंजरनामा है वो कुछ इस तरह से है कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से लगता है कि कोई तो प्रॉब्लम है, ये मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कोई आसानी हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं सर? दोनों के लिए कुछ मुश्किलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरे तो ख्याल में हकीकत को अगर देखें तो तारीख शायद अपने आप को दोहराने जा रही है। अच्छा, मुझे तो हालात में 2022 वाले माहौल नजर आ रहा है। मुझे तो गुंबद की सदाएं सुनाई दे रही हैं। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे वो सब कुछ जो है वो दोहराया जाना जा रहा है, जो माजी में दोहराया जाता रहा है। तो इस वजह से हुकूमत के चेहरे की हफ्ताइयाँ, जब तक हुकूमत होती है बातें वो एक सी करती रहती है। वो भी आप बात भी कर रहे थे, आखिरी दिन तक जो है वो जी जी तकरीरें लिखने वाले एक ही रहते हैं, अगली हुकूमत की भी उन्होंने लिखनी होती है। तो तकरीरें तो वैसी ही रहेंगी, लेकिन चेहरों के रंग जो होते हैं वो बदलना जो है वो सबसे पहले सामने आता है। तो एक बात तो मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत में बैठे हुए हैं उनके चेहरे के रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमत के पीछे बैठे हुए हैं, मतलब ये है कि हुकूमत के जो हैं मियां नवाज शरीफ साहब जो उनके मुझे बदलते हुए, और मियां साहब के जो है उसको आप मतलब वो तारीखी तौर पे उन्होंने हमेशा अपना तेवर दिखाया है। जब कोई एक्सटेंशन का मौका आता है उस वक्त मियां साहब अपना तेवर दिखाते हैं। पीटीआई वाले भी कह रहे हैं कि हमने माजी में गलती की, इस दफा ये गलती करेंगे ना, मतलब तो इसलिए ये जो कुछ भी है ये एक तो हालात का अपने आप को दोहराया जाना इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। जहाँ तक सवाल है पीपल्स पार्टी का 27वीं तरमीम का और बाकी चीज़ों का, मैं समझता हूँ कि पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो इंतहाई एक जिसे कहते हैं कि नाइंसाफी की मुर्तकिब हुई है, और अब मजीद होने जा रही है कि 18वीं तरमीम के अंदर जिस तरीके से वो तरमीम की गई उसमें जो तकासीम की गई उनके ऊपर कभी भी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट में अमल दरामद नहीं किया। इन्होंने सूबों को पैसे तो दे दिए लेकिन अवाम तक पहुंचाने का कोई निज़ाम नहीं बनाया। मैं वाहिद पार्लियामेंटेरियन हूं जिसने 18वीं तरमीम के मौके पे खड़े होके ये बात पार्लियामेंट में कही थी कि ये बोरियां भर भर के जो आप पैसे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स की जाती फंड के अंदर डाल रहे हैं, इसमें कोई निज़ाम आप नहीं दे रहे कि ये जिलों और तहसीलों और अवाम तक पहुंच सके। और आज तक की तारीख गवाह है कि 18वीं तरमीम के बाद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार में रहने वाली इन दोनों पार्टियों के वज़राए आला और इनके जो हुकूमती इख्तियार में बैठे हुए लोग हैं उनके ज़ाती अकाउंट्स और उनके गैर मुल्की अकाउंट्स, उनकी गैर मुल्की प्रॉपर्टीज के अंदर इजाफा हुआ है। लेकिन एनएफसी अवार्ड का
कि बढ़ी हुई अमाउंट का कौन सा इफेक्ट है जो सरपारकर में नजर आता है, कौन सा इफेक्ट है जो जैकबाबाद में नजर आता है, कौन सा इफेक्ट है जो बहावल नगर में नजर आता है, बहावलपुर में नजर आता है, राजनपुर में। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो सारी चीजें हैं ये खुद इनकी वो नाइंसाफियां हैं जो इन्होंने मुल्क में मुसल्लत की हैं। इसलिए इस पे ये आज अपनी इस अख्तियार को में बदलावट नहीं चाहते, और ये इन्हें, मैं नहीं समझता कि ये इस पे बहुत देर तक चल सकेंगे। दुरानी साहब, आपने कहा कि बहुत देर तक चल सकेंगे। नून लीग के अंदर तो हमें नज़र आ रहा है, और पीपल्स पार्टी के अंदर भी रज़ा रबानी की सूरत में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद पीपल्स पार्टी के अंदर भी कुछ लोग अब ये बातें कर रहे हैं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है इस्लामाबाद के अंदर भी जो कुछ हो रहा है, जो सूरत हाल बनी हुई है, सियासी भी और दीगर सूरत हाल भी, इस सारी सूरत हाल में PTI को तो साइड पर रख देते हैं, उनके साथ वो समझे खुडे लाइन है इस वक्त तक। लेकिन ये जो खुडे लाइन लगाने वाली दो जमातें हैं और बमा मौलाना साहब, आपको इनका मुस्तकबिल और कितने दिन का नज़र आ रहा है सियासी मैदान में? देखिए, सियासी मैदान में मतलब मैं थोड़ी सी चले इक़्तिदार के मैदान में कर लेते हैं ना बस। हाँ, मैं सियासी मैदान में तो बता दूं कि ये इलेक्शन के दिन से ही इनका इक़्तिदार का सूरज जो है वो दिन ब दिन गरूब ही हो रहा था, और अब तो वो बिल्कुल काले पानी में डूब रहा है इस वक्त इनके इक़्तिदार का सूरज। लेकिन इनका जो हुकूमत है, इनकी हुकूमत का चलना इसलिए दुश्वार है कि अब ये हुकूमत जो चला रहे हैं ये उस तरीके पे चला रहे हैं जो तरीका मुल्क को वारा नहीं खाता। और इस वक्त मुल्क के चैलेंजेस जो हैं, बैनुल-अक़वामी तवज्जो जो पाकिस्तान को मिली है, उसके नतीजे में इसकी लीडरशिप को परफॉर्म करना पड़ेगा। और ऐसी सूरत में कि जब दुनिया की लीडरशिप जो है वो सियासी लीडरशिप को अकाउंट फॉर ही नहीं कर रही, उसकी वजह ये नहीं है कि ये सिर्फ नाअहल है, इसकी वजह ये भी है कि ये गैर मुंतखब है, इसकी वजह ये भी है कि ये चोर है। इन्होंने हमेशा मुल्की वसाइल को लूटा है, और जिनके पास रखा हुआ है उनसे ज्यादा किसको पता है कि इनकी औकात क्या है। लिहाजा मुझे इनका मुस्तकबिल खतरे में लग रहा है। और इस वक्त PTI वालों के बारे में मैं बता दूं कि उनकी जो रोल है वो तो मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सीटें, उनके फैसले जितने मर्जी आते जाएं, लेकिन उनकी जरूरत जो है वो मुझे मुस्तकबिल के सियासी जो तस्वीर है उसके अंदर वो बढ़ती भी नजर आ रही है। मुझे लगता है कुछ दिनों बाद फिर वो धरनों पे भी निकलेंगे, और कुछ दिनों बाद वो फिर सड़कों पे भी निकलेंगे। लेकिन उस वक्त उन्हें ये जरूर ख्याल रखना चाहिए कि वो ऐसे इक़दाम करें जिसका फायदा मुल्क को, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम हो, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान आगे बढ़े। तो ये मुझे बिल्कुल ये बताइएगा कि ये जो आपने बात की कि ये जो आप एक्सटेंशन के हवाले से बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब अंगड़ाई लिया करते हैं, और अब जो है वो एक पिछले हफ्ता 2 हफ्ते में हमने जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ इस हवाले से देखी। लेकिन जो लेजिस्लेशन है, जो कानून साजी है, वो तो बड़ी क्लियर है उस मामले में कि 5 साल वाली जो कानून साजी है उसका तो नवंबर 25 के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। तो आपने जो इशारा किया अपनी बात में, आपको लगता है कि जो अंगड़ाई नवाज शरीफ साहब लेते हैं तो वो यहाँ पे कहीं रिफ्लेक्ट कर सकती है मुमकिन तौर पर, या ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, इससे तो इस पे ज्यादा अच्छी बात तो कोई माहिर कानून कह सकता है। ये जब कोई काम कर भी रहे होते हैं तो उसमें भी कोई ऐसी पिन लगा देते हैं जो पिन आम तौर पे नजर नहीं आया करती। अब इस चीज पे आप लोग भी तहकीक करें। अब कहने वाले जो ये है कानूनी माहिरीन है, वो ये कह रहे हैं कि इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, ये आगे के लिए है। मतलब ये आईनी तरमीम जो है ये माजी पे एप्लीकेबल नहीं होगी, ये नून के हल्के कह रहे हैं। ये आइंदा के लिए, अगर माजी पे नहीं होगी तो फिर तो इनका रोल बन रहा है। लेकिन ये चीज जो है ये आप लोगों को चाहिए, नून का क्लेम है, ठीक है ना जी। अच्छा, तो अब ऐसी अच्छा उनका क्लेम है। अच्छा दुरानी साहब, ये क्लेम है या आप उनके कानूनदान? ये साकिब साहब की बात को मैं जरा आगे बढ़ाता हूँ। नवाज शरीफ का आप पाकिस्तान की सियासत में दोबारा रोल देख रहे हैं? अगर दोबारा रोल है
तो फिर आप शहबाज शरीफ साहब को कहाँ देख रहे हैं, मरियम साहिबा को कहाँ देख रहे हैं, और जो इकट्ठे हुए हैं मरी में, उनमें कुछ इनकलाबी लोग भी शामिल थे। और साथ में ये भी बता दें, ख्वाजा आसिफ साहब की माफ़ी हो गई है। नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब बेचारों को क्या कहते हैं, वो तो उनको तो डार पीपी जो है वो माफ कर दें तो उनके लिए बहुत बड़ा होगा। लेकिन जहां तक सवाल है तो आशियाना जो शाख नाजुक पे होगा, ना पायदार होगा, उनका तो वो हिसाब है, उन बेचारों को छोड़ दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मियाँ साहब की मुलाकातें हो रही हैं और शहबाज शरीफ साहब का अपने रोल की बात की, देखें शहबाज शरीफ साहब पिछले कई सालों से मुसलसल मियाँ साहब पे इस चीज का एतराज उठा रहे थे कि मियाँ साहब आप मेरे फार्मूले के मुताबिक नहीं चलते, तो इसी वजह अगर आप उस पर चल रहे होते तो अभी तक आप परपेचुअली इक्तदार में होते और आपका कोई इक्तदार खत्म ना कर सकता जो उन्होंने दिया था। और वो उस पर बार बार बड़ी ये नहीं कि वो किसी गुस्से के या किसी डिफाइंस के साथ नहीं, बहुत ताबेदारी के साथ उन्होंने मियाँ साहब के सामने हमेशा इस चीज को प्रेजेंट किया और आखिर में मियाँ साहब ने उनकी बात मान भी ली। कल मेरे से एक साहब पूछ रहे थे कि आज जो मियाँ साहब की मुश्किलात हैं और जो आज वो हालात फेस कर रहे हैं, इसमें जो वो गिला कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं। मैंने कहा मियाँ साहब को सबसे पहले तो गिला अपने आप से करना चाहिए। अगर 8 तारीख को वो तकरीर वो ना करते जो उन्होंने अपनी कामयाबी की थी और अपनी नाकामी को तस्लीम कर लेते तो आज वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर होते। लेकिन आज ये कैफियत है कि मियाँ साहब की सियासत, वो कहते हैं, खुद उनके अल्फाज हैं, लोग कहते हैं गलत दरोग पर गर्दन रावी, के मियाँ साहब कहते हैं मेरी सियासत डोबती थी, मेरी पार्टी डोबती थी, मेरी हुकूमत डोबती थी और मेरा मुस्तकबिल भी डोबन चले हो। कि मतलब ये है कि मेरे तमाम जो नैरेटिव्स थे, वोट की इज्जत से लेके वोट की जिल्लत तक का सारा सफर मुझे तय करा दिया और आज ये हाल है कि मैं आवाम के अंदर जो है कहीं खड़ा भी नहीं हो सकता। तो तुम लोगों की क्या परफॉर्मेंस है? और ये हकीकत है। मतलब ये वो अगर सवाल करते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ा जायज सवाल हुकूमत से, ठीक है दुरानी कि भाई आप लोगों जी दुरानी साहब, लेकिन इस सारे मामले के अंदर किसी तरह से देखा जाए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बेनिफिशियरी रहे हैं। जब वो वापस आए हैं तो देखें जो उनको प्रोटोकॉल मिला है, ऐसा प्रोटोकॉल किसको मिलता है? तो मियाँ नवाज शरीफ ये सारा मामला वज़ीर आज़म साहब पे तो नहीं डाल सकते? मियाँ साहब ने ये प्रोटोकॉल जो लिया, जो ये सारी अचीवमेंट्स की, ये उन्होंने बहुत कम प्लेटलेट्स के साथ जो सियासी जोड़ तोड़ किया, वो समझते हैं कि ये उसका नतीजा, ये उनकी वो कोशिश थी जो उन्होंने इलेक्शन से पहले करके इलेक्शन तक पहुंचना, नून की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत को गिराना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उनका तो यही मौक़िफ़ था कि नो कॉन्फिडेंस के बाद फौरन जो है इलेक्शनों में जाओ, जिसको कि इन्होंने कहा जी नहीं है, इस वक्त रियासत और फलाह और सियासत का जो इन्होंने एक नया फार्मूला निकाला, उस फार्मूले के नतीजे में आज जहां पर नून पहुंच चुकी हुई है, मियाँ साहब उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझते या नहीं करार देते। ओके, इस पे बात हो सकती है। आज जो कुछ सूरत हाल है, जो शहबाज साहब का उतरा हुआ नजर आता है, उसकी वजह भी यही है जनाब। जी साकिब साहब। दुरानी साहब ये बताइएगा, ये हुकूमत 27वीं तरमीम लाएगी? क्योंकि उसमें अदलिया के हवाले से भी और दीगर मामलात भी काफ़ी, जिस तरह आपने 18वीं तरमीम की भी बात की, उसमें भी तब्दील होने वाली चीज़ें मौजूद हैं। इसी के साथ ही सवाल अटैच है कि नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज को और आसिफ अली जरदारी साहब बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखें, ये तो वो एक नादान वालिदैन हैं जी, जो कि अपनी औलाद को हर वो चीज़ देखना चाहते हैं जो उनके लिए भी शायद अच्छी ना हो। देखिए, आज अगर नेहरू का पोता दोता जो है वो वहाँ की सियासत कर रहा है तो 10-20 साल का रगड़ा खा के, एक प्रोसेस में से गुजर के, ऑपोजिशनों में रह के, दिल से जुलूस निकाल के वो अपनी लेगेसी को जिंदा कर रहे हैं। ये कहते हैं कि ये पैदाइश के साथ ही ठप्पा लगे और हमारा बच्चा जो है जाके वजारत उज़्मा की सीट पे बैठ जाए, करके देख ले, जिल्लत ही कमाएंगे आइंदा भी और पीछे भी कमाई है। क्या किया इन्होंने, मुल्क को क्या दिया है? आज क्या है इनके पास बताने के लिए कि हमने, हमारी औलाद ने और हमारे कारनामों ने, हाँ मैं जायदादें तो नहीं गिन सकता इनकी जितनी दुनिया भर में है,
लेकिन मैं ये जान सकता हूं कि गरीब के घर की उजड़ी हुई जो महरूमियां हैं उनकी तादाद गिन लें तो वो इनके अकाउंट में सारी चली जाती है। तो ये पता नहीं किस मट्टी के बने हुए लीडर हैं जो दुरानी साहब, मतलब दुरानी साहब, आज पंजाब असम्बली में हमेशा पाँच पे नए सूबे की बात होती है, और मैं तो बचपन से सुनता आया हूँ जिसकी भी हुकूमत आई नया सूबा नया सूबा नया सूबा, तो आप 5वां सूबा बनता देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त के जो इश्यूज हैं, जो इस वक्त की मतलब आप चैलेंजेस जो आप देखें, ये सूबों का पाकिस्तान के अंदर इश्यू मैंने ही उठाया था और मैं समझता था और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो इस वक्त ऑन गोइंग मसाइल हैं, जिन वडेरों और जिन लुटेरों की वजह से पैदा हुए में, उसका एक हल ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बने, उसके अंदर नई छोटी मैनेजमेंट्स हों और उसमें से नई लीडरशिप निकले। लेकिन मैंने पढ़ी है, उसमें से मुझे ये महसूस हो रहा है कि फिर भी इनकी और ब्यूरोक्रेसी की कोशिश और इन वडेरों की कोशिश ये होगी कि कोई छोटा सूबा ना बने, मजीद कोई बड़े बड़े हाथी के 2 और खड़े हो जाए ताकि इनकी जो वडेरा शाही है वो कायम रह सके। मैं नए सूबों के बनने को खुशाइन समझता हूँ। उसके नतीजे बहुत से अनएड्रेस्ड इश्यूज एड्रेस हो सकते हैं, लेकिन जिस साइज में ये बनाना चाह रहे हैं वो मैं समझता हूं कि वो साइज जो है वो वाइबल नहीं है। पहले भी वो साइज जो है वो वर्क नहीं कर रहे। हमें जो है वो छोटे मैनेजमेंट के प्रोविंसेस चाहिए जैसे पूरी दुनिया में होते हैं। इस पे आप देखते हैं ये क्या निकालते हैं इसमें से और क्या इसकी सूरत बनाते हैं, उसके ऊपर हम साथ साथ कमेंट्स करें। बिल्कुल ठीक है दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन। वेलकम बैक जी। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, सेनेट का इजलास भी जारी था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया गया है कि बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी जा रही है। कल भी एहतजाज किया जाएगा अगर मुलाकात नहीं होने दी जाती है। बॉयकॉट किया गया उनकी जानिब से और बॉयकॉट करके वो चले गए। उस वक्त स्पीकर अय्याज सादिक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मशवरा दिया, पहले तो आपको वो सुनाते हैं। बात करें गवर्नमेंट के साथ, मैं फैसिलिटेट करने को तैयार, हमने पहले भी फैसिलिटेट किया था, उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से ब्रेक नहीं हुई थी। आप बातचीत करें, इनको डिमांड करें, कहेंगे जी हम प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लेंगे अगर आप हमारी मुलाकात, या जो भी ये जो ग्रैंड जिरगा मुझे नहीं समझ आती। ये ग्रैंड जिरगा है मेरा, ये ग्रैंड जिरगा और सेनेट ग्रैंड जिरगा है हमारा, यहाँ करें जी। तो ये गुफ्तगू आपने सुनी है अय्याज सादिक साहब की। स्पीकर साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत से बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके लिए असेंबली या पार्लिमान ग्रैंड जरगा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी समझती है कि पार्लिमान की इस वक्त ये सूरत हाल है कि उसको ग्रैंड जरगा कहा जाए, जिस तरह से स्पीकर साहब कह रहे हैं? इस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया। डोगर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप लोगों ने बॉयकॉट भी किया और स्पीकर साहब ने आपको ये तजवीज़ भी दी। हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब भी रोज़ाना PTI को तजवीज़ देते हैं कि हमसे आके बात कर लें। वहाँ पर अगर हम देखें इरफान सिद्दीकी साहब भी आप लोगों को कहते हैं कि हमसे ही बात कर लें, हो सकता है हमारे पास इख्तियार हो। सर, उनसे बात क्यों नहीं करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, उनकी जो तजवीज़ है उनकी बहुत अच्छी तजवीज़ है, और स्पीकर साहब की, आज़म वज़ीर तारिड़ साहब की, लेकिन जिसको कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और जी, ये अभी तजवीज़ भी बार बार साथ साथ दे रहे हैं, एक हाथ से और दूसरे हाथ में छुरी भी पकड़ी हुई है, और जिससे रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे मेंबरान कौमी असम्बली की गर्दनें उतारी जा रही हैं। कैसा रवैया है? इनके आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप हमारी, कि अगर आप मुखलिस हैं कि इस मुल्क में कोई सियासी इस्तेकाम आए, ये पार्लियामेंट कोई मीनिंगफुल बने, कोई इसकी थोड़ी बहुत सेंटिटी बरकरार रखी जाए, तो कभी ऐसा देखा है कि अपोजिशन लीडर को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया हो? पार्लियामेंट्री लीडर मैडम जरताज गुल को इंतकाम का निशाना बनाया जाए, डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर अहमद चट्टा साहब को इंतकाम का निशाना बनाया जाए, और फिर आप बैठ कर रोज भाषण देते हैं। ऐसे जमहूरियत नहीं चलती, ऐसे पार्लियामेंट नहीं चलती। कुछ करने के लिए कुछ दिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक तरफ तो अपने आप को दिखा रहे हैं, आवाज़ें हमारी बंद, तकरीरें हमारी सेंसर,
बाहर हम एहतजाज नहीं कर सकते। जी। जेल के बाहर अरकान असेंबली घंटों घंटों खड़े रहते हैं, वहाँ उनका इस्तेकाक मजरू होता है। कोई मेंबर इन हालात में हमारा अगर कोई गैर हाजिर हो जाए, जो जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमात हों, जो कि शेख वकास अकरम की एक जिंदगी में हिस्ट्री में पहली बार है कि सियासी इंतकाम की पार्लियामेंट के जरिए एक मिसाल इन्होंने बनाई है या बना रहे हैं, तो ऐसे में आप कहते हैं कि जी मुज़ाकरात किए जाएं? ऐसे कभी मुज़ाकरात नहीं होते। अच्छा हमें डॉक्टर साहब, एक तो आपने कह दिया दबने वाले अगर 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 आपको वो यकीन दहानी करा देते हैं कि हमारे पास इख्तियार है और हम आपको कुछ करेंगे, तो फिर उसके लिए पहले आपकी तरजीह होगी कि खान साहब से मुलाकात हो, फिर इनके साथ मुज़ाकरात करें। और दूसरा यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है बार बार कि जश्न आज़ादी, कि जनाब जश्न आज़ादी पर एहतजाज होगा या जश्न मनाएंगे आप, ये एक सवाल बार बार उठ रहा है कि अचानक ये तब्दील क्यों किया गया ये सारा सिलसिला। देखिए, हमारी अपनी जाती तो कोई हैसियत नहीं है। हम आज जिस जगह पर भी हैं इमरान खान की वजह से हैं, उसके नज़रिए की वजह से हैं, कौम उसके साथ है। हम पाबंद हैं अपना हर फैसला इमरान खान साहब से करवाने का और इमरान खान साहब की डायरेक्शन का। अब ये अनफॉर्चुनेट है कि माहौल ऐसा बनाया गया है, प्लानिंग ऐसी की गई है कि इमरान खान साहब को अपनी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप से, सियासी लोगों से जो मामला फहमी की बात करते हैं, जो सियासत की बात करते हैं, जो जमहूरियत की मजबूती की बात करते हैं, जो माजी की जो गलतियों से सबक सीख के आगे चलने की बात करते हैं, मैं उनमें से एक हूँ, ठीक है। उनसे पाबंदी, बहनों से पाबंदी, ख़ास लोगों को मिलवाया जाता है, फैमिली से पाबंदी। तो ऐसे में हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमें तो सांस लेना भी हमारे लिए तो मुश्किल की हुई है। और कोई एहतजाज करें, गिरफ्तारियां। अब 14 अगस्त की जो आपने बात की, देखें 14 अगस्त आज़ादी का दिन है जी। और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने कुर्बानियाँ दी थी। पूरी कौम 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाएगी। तहरीक इंसाफ भी निकलेगी सड़कों पर कौमी परचम थाम कर, और हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे और हकीकी आज़ादी के लिए उस दिन तजदीद अहद करेंगे कि हम सब मिन हैसल कौम, इस मुल्क, इस कौम और इस जमहूरियत के लिए, इन अदारों की मजबूती के लिए, आईने पाकिस्तान के लिए, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के लिए आगे निकलेंगे और तहरीक इंसाफ का हर कारकुन उसमें अपना किरदार अदा करेगा। ये है मकसद 14 अगस्त को जश्न मनाने का। और डोगर साहब ये बताइएगा, उस पर भी रोकेंगे, पाबंदियां लगाएंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, कौमी परचम समेत आप हमें रोकेंगे। जी साकिब साहब, ये बताइएगा कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनके साथ आपका जब वो मुलाकात रहती है या कभी कभी कोई इश्यूज़ हों तो उस पर भी मुलाकात होती है, या पिछले दिनों आपने अडियाला जाना चाहा, वहाँ भी मुलाकात हुई थी। पहले शेख वकास अकरम, उनका मामला सितंबर या अक्टूबर में हुआ था, पार्लियामेंट से उनकी गिरफ्तारी हुई और उस पर स्पीकर साहब ने बहुत बातें की, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। और अब जो है वो पिछले दिनों हमने देखा कि पार्लियामेंटेरियंस गए अडियाला जेल के बाहर, तो उनके साथ उनके साथ जो है वो पुलिस ने रोका या कोई अजीब सी सिचुएशन उनको सामना करना पड़ा। तो जो इस्तेहकाक मजरू होता है पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंटेरियंस की स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, इस पर क्या कहते हैं जो अयाज सादिक साहब हैं? ऑन रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड आपसे कोई बातचीत करती हैं या अपनी को बेबसी जाहिर करते हैं कि मैं बेबस हूँ, या क्या मसला है? देखें ज़ाती हैसियत में तो बतौर सरदार अयाज सादिक साहब, मेरे लिए उनका बड़ा एहतराम है, मेरे वो बड़े भाइयों की तरह है। आज से नहीं, 2002 से मेरे चचा लियाकत डोगर साहब उनके साथ साथी थे मैंने, और हमारा एक फैमिली का रिलेशन है। लेकिन बतौर स्पीकर मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि आप कस्टोडियन का किरदार अदा करने में नाकाम हुए हैं। उन 10 अरकान कौमी असम्बली के जिनमें मैं भी था, गिरफ्तार हुआ, आज दिन तक उस कमेटी ने इंक्वायरी करके किसी जिम्मेदार अफसर, किसी चपरासी के खिलाफ भी कोई कुछ नहीं लिखा, कोई एक्शन नहीं लिया। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि आज भी अगर वो अपना किरदार अदा करें तो इस पार्लियामेंट के जरिए हम यहाँ से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और मुझे काफ़ी उम्मीद है एक सियासी वर्कर होने के नाते
कि इस पार्लियामेंट से ही रास्ता निकलेगा, रास्ता इस पार्लियामेंट से निकलेगा, मुझे ये उम्मीद है, मेरा ये ईमान है। लेकिन प्रिविलेज हमारा ब्रीच होता है। मुझ पर डंडे मारे गए अडयाला जेल के बाहर, कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। हम अगर हमारे मेंबरान डॉक्टर साहब अपनी प्रिविलेज मोशन लेकर जाएं, सुने बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, हमारी मेंबरान अगर प्रिविलेज मोशन लेके जाएं, उनको टेकअप नहीं किया जाता। अगर ह्यूमन राइट्स की कमेटी जो हमारे चेयरमैन थे वो किसी को कॉल करें तो उनको समझ नहीं होते। ह्यूमन राइट्स की कमेटी का नोटिस नहीं होता असेंबली सेक्रेटेरिएट से, मीटिंग नहीं बुलवाई जाती, मीटिंग नहीं कन्वीन की जाती। तो ये हालात है पार्लियामान के अंदर पार्लियामेंटेरियन के साथ, जो कि असेंबली का रूल्स एंड बिजनेस में लिखा पड़ा है, जबकि 40 दिन का उन्होंने बड़ा पढ़ा दिया, लिखा दिया, रूल्स दिखा दिए, पढ़ा दिए। जो बाकी भी तो कानून देख लें, वो भी तो बनाया इसीलिए बनाया ना, अवाम के मफाद के लिए बनाया, पार्लियामेंटेरियंस के इस्तेकाक के लिए बनाया, अवाम के हक़। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पर कहिएगा। डॉक्टर साहब, आज आजम नज़ीर तरड़ साहब कह रहे थे कि ये आप लोगों का मामला है, अदालतों का मामला है, हुकूमत का आपके केसों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जी आपके वकीलों ने भी फीसें बड़ी ज़्यादा बढ़ा दी हैं। खुसा साहब का भी जिक्र किया, 1 करोड़ तक जो है वो अपनी फ़ीस ले गए हैं। साथ उन्होंने ये बात की जो इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि जी मुझे आपकी सियासी एक शख्सियत के खिलाफ अदालत में पेश होने के लिए 7 करोड़ रुपए की ऑफर की गई थी, लेकिन मैंने वो ठुकरा दी। आप लोगों को उन्होंने बताया कि किसके खिलाफ ये उनको ऑफर की गई थी? नहीं, खैर ये बात तो नहीं, वो भी बड़े वकील हैं, खोजा साहब भी वकील हैं, बड़े इस लेवल के वकला एहतराम करते हैं, स्पेशली वो वकला जो साथ पॉलिटिशियन भी हैं, वो मुखालिफ बड़ी शख्सियात के खिलाफ नहीं पेश होते और इसलिए पर प्रोफेशनल वकील एंगेज किए जाते हैं। ये ऐसा होता है, मकसद ये नहीं है। मकसद है कि जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर था जिसके ऊपर लतीफ़ खुसा साहब ने बात की थी, वो बेतहाशा सुप्रीम कोर्ट की वो फीसेस थी जो मुकदमा दायरी करने के लिए आए एक आम साइल की हैसियत से उसको देनी पड़ती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।